कोई भी आसन जो फॉरवर्ड बेंडिंग का है, यदि एंटीरोलिस्थेसिस है या पोस्टीरोलिस्थेसिस है, हड्डी ऊपर चढ़ी हुई है, तो कोई भी आप आसन ऐसा करेंगे जिसमें कि हमारी हड्डी मुड़ रही है, वो निश्चित रूप से डिस्क को हमारे खत्म करेगी, अंदर डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज होगी। ठीक है, तो नहीं करना। जिन व्यक्तियों को एसीएल का टीयर है उनको वज्रासन नहीं करना है और कोई भी स्ट्रेच एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है, जिन लोगों को गर्दन में सीवियर स्पॉन्डिलोसिस है उनको सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं करना। ठीक है, तो ये क्योंकि एक मेडिकल एस्पेक्ट है। आज योग सिर्फ चिकित्सा, ये क्या कहते हैं, योग का विज्ञान नहीं है। योग एक आयुष का सिस्टम है। इसका मतलब वो चिकित्सा के विज्ञान के रूप में उसकी मान्यता है, इसलिए उसको विज्ञान की परिधि में ही हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको जहां इंडिकेशन उसको समझ लीजिए। कोई भी आसन कराने से पहले मरीज का परीक्षण कर लीजिए, उसको क्या क्या तकलीफ है, और यदि आपको लगता है कि इससे संबंधित है तो उसको किसी से पूछ लीजिए या कहीं पढ़ लीजिए। तो उसके बाद ही आप किसी भी व्यक्ति को योग का अभ्यास कराएं, मर्म का अभ्यास कराएं। जैसे हमने आपको कंट्राइंडिकेशन मर्म के बताए, मर्म भी हमने आपको ये नहीं बताया कि सबको सब मर्म करने। जहां कंट्राइंडिकेशन है वहां उन मर्मों को नहीं करना। आप समझ सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कितना खतरनाक होता है। ये ब्रेन एम्बोलिज्म से भी ज्यादा और हार्ट एम्बोलिज्म से भी, जो कोरोनरी एम्बोलिज्म है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। मरीज को बचाया नहीं जा सकता, पता भी नहीं चलता कि किस समय क्या होगा। ये फैट एम्बोलिज्म हो या जो ये एम्बोलस हो, ब्लड एम्बोलस हो, तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इन सारी चीजों को हमने आपको बताया कि जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या पैरों में कहीं खून जमा हो या किसी का अंदर थक्का हो, तो उसमें क्या है, उसमें आपको उस स्थान के मर्म भी नहीं करने, उसको दबाना भी नहीं। ठीक है, तो ये कंट्राइंडिकेशन इसलिए जानने जरूरी होते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के को नुकसान न पहुंचा पाए, तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम लोग इसको जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ बातें, अभी एक पूरा का पूरा ये मर्म प्राणासन का करेंगे, उससे पहले हम लोग सेल्फ मर्मोथेरेपी की बात करते हैं, जिसको स्वमर्म चिकित्सा कहते हैं। कि मर्म चिकित्सा को जब हम लोग जानने की कोशिश की तो उसको हम लोगों ने एक तो थेरेपेटिक मर्मोथेरेपी का, जिसको क्यूरेटिव मर्मोथेरेपी भी कहते हैं, जो चिकित्सक के द्वारा किसी रोगी को दी जाती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रोग का आकलन करके और मर्मों का निर्धारण करके जब मर्म चिकित्सा करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, थेरेपेटिक मर्मोथेरेपी कहते हैं। और जब हम अपने को स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन और रोग प्रतिरक्षण के लिए जब हम मर्म का अभ्यास करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सेल्फ मर्मोथेरेपी कहते हैं। और जब रोगी के द्वारा रोगी के लिए निर्धारित मर्मों का उपचार रोगी स्वतः करता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉलो अप मर्मोथेरेपी कहते हैं। कि हम रोगी को बताते हैं कि भाई आपको डायबिटीज है और आपको प्रोस्टेट की तकलीफ है, तो क्या करना है, कूरपर मर्म और इंद्रवस्ती मर्म करना है, निरंतर ऐसे करना है। और जब वो उसको करता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉलो अप मर्मोथेरेपी। ये फॉलो अप प्रोसीजर है। तो ये तीन चीजों में जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये लगा कि हम सेल्फ मर्मोथेरेपी, जब मर्म प्राणासन की बात करते हैं, ये भी क्या है, देखिए ये आचार संहिता के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। क्योंकि जब भी हम मर्म चिकित्सा करते हैं तो हम लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। मैं 5 मिनट आपके सामने खड़ा ना हो सकूं, बैठ ना सकूं और ये मेरा किसी आसन का अभ्यास ना हो और आपसे कहूं कि 3.5 घंटे आपको ये आसन का अभ्यास करना, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। तो मैं जो अपने व्यवहार से या अपने अनुभव से जो सीख पाता हूं, मैं उसी को आपको बता पाता हूं ठीक ढंग से। अन्यथा तो सारी किताबों में तो सब कुछ लिखा है, आप कहीं भी किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। तो कैसे हम उस चीज को ठीक ढंग से कर सके, इसको जानने के लिए अनुभव होना आवश्यक है। तो उस अनुभव के आधार पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जब हम मर्म प्राणासन करते तो हम लोगों को लगा कि मर्म प्राणासन के माध्यम से हम सारी की सारी चीज, देखिए ये सारी चीज हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने मैंने कहीं सीखा, कहीं नहीं सीखा, हमने अपने अनुभव से सीखा कि ये हम लोग करते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसको जानने की कोशिश की और हमने सोचा कि यदि हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो क्या होगा। और जब वैज्ञानिक रूप से समझ पाए, एक चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते समझ में आया कि हम जब इसको दबा रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वहां की चाहे ऑक्सीजन है, चाहे वहां की एयर है, चाहे वहां का एयर स्पेस है, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके एनवायरमेंट में चेंज कर रहे हैं। और ये अल्टीमेटली जस्ट वी आर चेंजिंग द एनवायरमेंट ऑफ ए ऑर्गन। किसी भी एक ऑर्गन का एक एनवायरमेंट होता है।
आपका क्या होता है, जैसे आपका एक एनवायरनमेंट होता है, आपके आसपास एनवायरनमेंट होता है, जो पूजा करने वाला होगा तो उसके पास का एनवायरनमेंट देख के पता लगेगा कि ये कैसी प्रकृति का व्यक्ति है। जो बढ़िया होगा उसकी 2 पिस्टल रखी होंगी, एक मशीन गन लाइसेंसी होगी, अंदर बढ़िया चीजें होंगी, बहुत बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको देख के उसकी प्रकृति, उसका एनवायरनमेंट पता चलता है। ऐसे ही हमारे हर अंग का एक एनवायरनमेंट होता है। हमारी इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट होता है, हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट होता है। हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट क्या है कि अंदर एसिडिक पीएच है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, खाने के बाद उसके एनवायरनमेंट क्या होता है, उसमें एल्कलाइन बाइल आता है। ये पीएच, ये उसका एनवायरनमेंट है, बाहर का भी अंदर का भी, पेरिटोनियम का एक एनवायरनमेंट। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिसेस जस्ट वी आर मेंटेनिंग द नॉर्मल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गन एंड द होल बॉडी। शरीर का जो सामान्य हमारा कितना उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन क्या होनी चाहिए, उस स्थान की पीएच क्या होनी चाहिए, उसमें क्या कहते हैं एक तरह से जो फ्लूइड कंटेंट कितना होना चाहिए, उसको मेंटेन करने का काम ये मर्म प्राणासन के द्वारा होता है। इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारी